हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में है। दोस्तों, कुछ मीडिया चैनल द्वारा हाल ही में इंडिया गेट के पास चल रहे कंस्ट्रक्शन से संबंधित तस्वीरें जारी की है और जैसे ही तस्वीरें पोर्टल में आई है उसके पश्चात लगातार से ही यह प्रोजेक्ट सुर्खियों में चल रहा है। दोस्तों, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मोदी गवर्नमेंट की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस योजना के तहत नए संसद भवन, संयुक्त केंद्रीय सचिवालय, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। दोस्तों, देश की सभी विपक्ष पार्टी तथा पर्यावरणविदों ने इस प्रोजेक्ट पे प्रश्न खड़े कर दिए हैं। चूंकि देश अभी कोरोना की इस सेकंड वेव से जूझ रहा है और ऐसे समय में ऐसे किसी निर्माण का करवाया जाना कुछ लोगों को उपयुक्त नहीं लग रहा है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को रोकने हेतु कुछ लोगों ने न्यायालय में भी अनुरोध किया है। दोस्तों, अगर हम देखें सोशल मीडिया पर तो वहां पर स्पॉन्सर्ड कैंपेन चल रही हैं। सभी पार्टी अपने अपने हिसाब से व अपनी सुविधा अनुसार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रही हैं। जहां एक सामान्य भारतीय के लिए ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि इस कोरोना के समय में इस प्रकार के प्रोजेक्ट में धन खर्च करना क्या वाकई एक अच्छा निर्णय है या नहीं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सभी तथ्यों को रखेंगे, जिससे इस वीडियो के अंत तक निश्चित रूप से आप यह तय कर पाएंगे कि वाकई में इस प्रोजेक्ट से भारत को कोई फायदा है अथवा नहीं। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल दुनिया और मैं आपका दोस्त एडवोकेट मंजीत सिंह चौहान। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस चैनल पर दी जाने वाली सभी जानकारी आपको बहुत ही पसंद आ रही होगी और ऐसी ही कानूनी जानकारी और अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से लगाकर इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर के राजपथ को नए सिरे से विकसित किया जाएगा। उसके साथ ही नए संसद भवन, नए प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति कार्यालय, संयुक्त केंद्रीय सचिवालय का निर्माण किया जाना भी प्रस्तावित है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को भी स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है। दोस्तों, इसके साथ ही नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को संग्रहालय में तब्दील किया जाएगा। दोस्तों, नया संसद भवन तिकोने आकार का होगा और यह 64,500 स्क्वायर मीटर में फैला होगा। दोस्तों, नए संसद भवन की कुल लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट 2024 में पूरा हो जाने की संभावना है। दोस्तों, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को समझने के बाद हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर नए संसद भवन अथवा इस पूरे प्रोजेक्ट की जरूरत क्या है। तो दोस्तों, इन सब को जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि पुरानी संसद अब हमारे लिए उपयोगी है भी या नहीं। दोस्तों, मौजूदा संसद भवन ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था। इसकी डिजाइन एडविन लुटियंस तथा हर्बर्ट बेकर द्वारा तैयार की गई थी। दोस्तों, ब्रिटिशर्स ने इस भवन का निर्माण इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट के रूप में किया था। दोस्तों, इस भवन का उद्घाटन 18 मार्च 1927 को तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड इवरिंग द्वारा किया गया था। दोस्तों, समय की मांग के चलते और संसद की संख्या में इजाफा हो जाने से इस बिल्डिंग में जगह की समस्या हो गई। दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन में बहुत सारे मेंबर्स को प्लास्टिक चेयर पे लॉबी में बैठना पड़ता है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की गरिमा के अनुरूप तो कतई नहीं है। दोस्तों, लोकसभा सदस्यों की संख्या में बदलाव सन 1977 में सन 1971 की जनगणना के अनुसार हुआ था। उस समय देश की जनसंख्या लगभग 55 करोड़ थी। तत्पश्चात हर बार इसकी परिसीमन को आगे के लिए प्रस्तावित कर दिया गया था और वर्ष 2001 में अंतिम बार परिसीमन को आगे के लिए टाल दिया, जो कि अब वर्ष 2026 में होना है। दोस्तों, वर्ष 2026 में प्रस्तावित परिसीमन के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 से बढ़कर 888 तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 से 384 हो जाने का अनुमान है। दोस्तों, मौजूदा संसद में समय के साथ साथ बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। अब अगर उसमें बहुत ज्यादा बदलाव किया जाता है तो इसके हेरिटेज विरासत को नुकसान हो सकता है। वर्तमान की मांग को पूरा करने के लिए संसद भवन का बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है। दोस्तों, इन्हीं तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए वर्ष 2012 में तत्कालीन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने नगरीय विकास मंत्रालय को 2 बार लेटर लिखे। तत्पश्चात बदलते घटनाक्रम के पश्चात केंद्रीय आवास व शहरी मामलों मंत्रालय ने वर्ष 2019 में प्रस्ताव रखा। दोस्तों, संसद में भी इस प्रस्ताव पर लगभग सभी पार्टियों ने अपनी सहमति जताई थी। तत्पश्चात 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। नए संसद भवन का निर्माण भविष्य की जरूरतों के अनुरूप किया जा रहा है।
नए संसद भवन में सीटिंग कैपेसिटी 1224 के लगभग बताई जा रही है। इसके साथ ही दोस्तों नई इमारत में अत्याधुनिक इंटरफेस की व्यवस्था होगी, जिससे यह एक पेपरलेस दफ्तर की तरह काम में लिया जा सके। दोस्तों इसके साथ ही नया भवन भूकंपरोधी तथा आग से बचने के लिए संपूर्ण सुविधाओं से लेस होगा। दोस्तों वर्तमान में बहुत सारे केंद्रीय मंत्रालय अलग अलग भवनों में कार्यरत हैं, जिसके तहत सरकार को बहुत सारा खर्च इनको मेंटेन करने के लिए और इनकी सिक्योरिटी में देना पड़ता है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के तहत एक केंद्रीय संयुक्त सचिवालय का निर्माण किया जाएगा, जिसके तहत सारे केंद्रीय मंत्रालय किसी एक भवन में स्थापित होंगे, जिससे ऑफिस का समन्वय और तालमेल अच्छा होगा। साथ ही साथ सिक्योरिटी पे और अन्य होने वाले खर्चों पर व्यय कम होगा। दोस्तों वर्तमान में केंद्रीय मंत्रालय किराए के भवन में चल रहे हैं, जिससे प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपए किराए के रूप में अदा करने पड़ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत सभी मंत्रालयों को संयुक्त केंद्रीय सचिवालय में शिफ्ट किया जाएगा, जिससे प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपए के किराए की भी बचत होगी। इससे यह भी फायदा होगा कि ऑफिसों का तालमेल आपस में बहुत अच्छा होगा और आपसी समन्वय में भी तेजी आएगी। दोस्तों इस नए प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री भवन प्रधानमंत्री कार्यालय के पास ही बनाया जाएगा, जिससे आवागमन में सुविधा होगी तथा आवागमन में होने वाले खर्च में भी कटौती होगी और इसके साथ ही आवागमन में होने वाले रोड ब्लॉक से भी जनता को निजात मिलेगी। दोस्तों नई इमारत सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ष 2001 में संसद पे हमला हो चुका है। उस दृष्टिकोण से भी यह भवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब हम आते हैं अपने इस प्रश्न पर कि क्या हमें इस प्रोजेक्ट को रोक देना चाहिए और इस प्रोजेक्ट में प्रयुक्त होने वाला फंड हमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रयुक्त करना चाहिए। दोस्तों यह बात सत्य है कि कोरोना की सेकेंड वेव ने भारत में बहुत ही तबाही मचाई है और इस महामारी में हम सब ने अपनों को खोया है। लेकिन दोस्तों अगर बात सिर्फ फंड की हो तो इस महामारी को निपटने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा पीएम केयर फंड की स्थापना की गई थी और इस फंड का मुख्य प्रयोजन महामारी से लड़ना ही था। और दोस्तों इस फंड में देश ही नहीं विदेश से भी बहुत सारे लोगों ने सहायता की थी। दोस्तों इस फंड का मुख्य रूप से उपयोग कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में ही किया जाना है। लेकिन दोस्तों हमें देखना है कि चूक कहाँ हुई। जब हमारे पास इतना बड़ा फंड था तब लोगों को सुविधाएं समय पर क्यों नहीं मिल पाई, क्यों हमने अपने इतने जनों को खो दिया। दोस्तों चूक यह हो गई कि जो राशि पीएम केयर फंड से राज्यों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आवंटित की गई थी, उस राशि को आवंटन के पश्चात उस राशि को उसी मद में उपयोग लिया गया है अथवा नहीं, उसकी मॉनिटरिंग केंद्र सरकार द्वारा नहीं की गई। और ऐसी मॉनिटरिंग के अभाव में हमने देखा कि देश के लगभग सभी जिलों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, मेडिसिन और फैसिलिटीज की कमी थी और इसी वजह से हमने बहुत सारे लोगों को खोया भी है। दोस्तों केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने स्पष्ट चेतावनी के पश्चात भी संभावित जरूरतों को देखते हुए उपयुक्त मेडिकल फैसिलिटी और इक्विपमेंट की व्यवस्था नहीं की और ना ही उसके अनुरूप ऑर्डर किए। उसके बाद सेकेंड वेव के बहुत बड़े कहर के पश्चात सरकारें जागी और उन्होंने ऑर्डर प्रदान किए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इसका खामियाजा भी हम जनता को ही भुगतना पड़ा। दोस्तों जब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन का निर्माण किया तब हमारे देश की सभी विपक्षी पार्टियों ने इस वैक्सीन का विरोध किया था और ऐसे वैक्सीनों पर अपनी बहुत सारी शंकाएं जाहिर की, जिससे लोगों का ऐसे वैक्सीन के प्रति रुझान कम हुआ और लोग भय के मारे या आशंका में ऐसे वैक्सीन लेने से बचते रहे, जिसका नुकसान यह हुआ कि सेकेंड वेव में ऐसे लोग बच नहीं सके। इस समय पर लोगों को अगर समझाया जाता और दूसरी पार्टियां अगर इसका विरोध नहीं करती तो निश्चित रूप से सेकेंड लेयर में इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, हमने बहुत से अपनों को बचा लिया होता। दोस्तों इन सभी तथ्यों को देखने के बाद यह बात स्पष्ट हो जाती है कि देश में कमी फंड की नई नीयत की है। दोस्तों अगर सभी पार्टी एकजुट होकर कोऑर्डिनेशन रखती तो निश्चित रूप से कोरोना की सेकेंड लहर को भी हराया जा सकता था। दोस्तों इन सभी तथ्यों को देखने के बाद निश्चित रूप से आप किसी न किसी राय पर तो पहुंच ही गए होंगे, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या राय रखते हैं। तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में यस, नो और आपकी कोई अन्य राय है तो वो भी जरूर लिखकर हमें बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना है, जिससे वे लोग भी सच्चाई को जान सके और अपनी राय दे सके। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य करें और हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद।